लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बस बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। हाय स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया। हेलो विद्यार्थियों और भारत के भविष्य, आप सभी का मैं अपने चैनल सर्वोदय ग्रुप में स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर नीरज जी ने कमेंट किया था कि रिएक्शन उनको समझ में नहीं आई, तो पहले थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, फिर आज की टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स की एक डिफिनीशन हमने आपको बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है, यानी भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसको आप कहते हैं रासायनिक बलगतिकी, और केवल अकार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। तो ये रासायनिक बलगतिकी होती है। तीनों चीज़ों के बारे में हमने आपको आगे मैं बताऊंगा। तो ऐसे कहे थे, दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मेक फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एक्सेट्रा एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो और हमने ये बताया था कि अभिक्रिया पूरा होने में लगे समय के आधार पे भैया अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया था। तो उसी को आज समझा देते हैं थोड़ा। रिएक्शन, पहली रिएक्शन है फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। दूसरा है स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। और तीसरा है स्टूडेंट्स वेरी स्लो रिएक्शन। ओके, वेरी स्लो रिएक्शन। चलिए, तो सारी चीज हमने आपको बता दिया था, बस एग्जांपल समझा देते हैं। ये अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है, ये बहुत स्लो ही होती है, और इसकी न तो बहुत स्लो होती है और न ही बहुत तेज होती है, यानी मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें मैं एग्जांपल बताया था भैया, आप कक्षा 10 से पढ़ते आते हैं इस एग्जांपल को। वो एग्जांपल ई है ना, क्या है, तो ई है NaOH, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। इसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं, और जब HCl के साथ इसकी अभिक्रिया होती है तो आप जानते हैं क्षार में OH माइनस होता है और अम्ल में H प्लस, यानी A टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस, और Na पर 1 पॉजिटिव होता है, सर्वविदित है, OH पर 1 माइनस, तो A टूटेगा Na प्लस OH माइनस, H प्लस और Cl माइनस। तो H प्लस OH माइनस मिलकर के आप जानते हैं H2O बनाता है, और Na प्लस Cl माइनस मिलकर के क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। सबको समझ में आ गया? Na प्लस में टूट गया, OH माइनस में, H प्लस में और Cl माइनस में, तो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो Na प्लस Cl माइनस के साथ मिलकर के NaCl बनाया, सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक कहते हैं, यह एक साल्ट है, और H प्लस OH माइनस मिलकर के क्या बना लिया, H2O, यानी इस तरह से H प्लस OH माइनस H2 और O न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। चलिए थोड़ा सा अब इसके ग्राफ के बारे में आपको बता देते हैं। ग्राफ, जब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे भाई, तो जब ग्राफ बनाएंगे तो सीधी सी बात देख लीजिए,
ये मान लीजिए इस अक्ष पर सांद्रता दिखाया गया, कंसंट्रेशन मीन सांद्रता, और इस पर टाइम दिखाई गई है, टाइम। तो अब जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इन अभिक्रिया को पूरा होने में बहुत कम समय लगता है। मैं पिछली वीडियो से बताता आ रहा हूँ, 10 के पावर -6 से 10 के पावर -14 सेकेंड तक का समय लगता है। कितना स्टूडेंट्स? 10 के पावर -6 से 10 के पावर -14 सेकेंड तक का समय लगता है। तो यानी बहुत कम समय लगता है। जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस कंसंट्रेशन को एक डिफिनिट वैल्यू से 0 तक आने में बहुत कम समय लगेगा, न के बराबर, बहुत कम समय। ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ये रहा, तो ये हुआ। अब आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। फिर आपको बता देते हैं स्लो रिएक्शन, क्योंकि इसी की स्टडी आप करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। न बहुत तेज अभिक्रियाओं के दर का यथार्थ निर्धारण हो पाता है, न बहुत स्लो। पढ़ेंगे आप स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो का, न तो फास्ट का। तो ये अभिक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है। बहुत धीमी का मतलब जैसे लोहे पर जंग 1-2 दिन में तो लगता नहीं है। जैसे जलयोजित फेरिक ऑक्साइड या Fe2O3 होता है, फेरिक ऑक्साइड केवल या Fe2O3 आप जानते हैं, या Fe असौरिक 2 रूपों में होता है। तो या Fe डबल पॉजिटिव और डबल प्लस और ट्रिपल प्लस 2 रूपों में होता है। तो या Fe ट्रिपल प्लस और O पर डबल माइनस, फिर ये गुणा करेंगे 2 यहाँ हो जाएगा या Fe2 और O3। जैसे ही नमी की उपस्थिति पाता है XH2O, ये बना लेता है Fe2O3 आगे इंटू XH2O। तो बताइए ये जो Fe2O3 प्लस XH2O नमी पाया, जंग लग गया। यह जलयोजित फेरिक ऑक्साइड या जंग है, पिछली वीडियो में हमने लिखा था। तो और इसके बारे में डिटेल अध्ययन आप विद्युत रसायन में मैं खुद आपको बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये फेरिक ऑक्साइड नमी की उपस्थिति पाया, जंग लग गया, ये जंग का फार्मूला है। अब जब इनके बीच में आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये मान लीजिए कंसंट्रेशन एक्सिस है और इस एक्सिस पर टाइम दिखा रहे हो, इसके सांद्रता दिखा रहे हो। तो चलिए करेंगे क्या स्टूडेंट्स, ये अभिक्रिया जैसे ये मान लो कि बहुत ही स्लो होगी, या ऐसे भी कह सकते हैं H2 प्लस हाफ O2 एरो H2O। ये जो रूम टेम्परेचर पर ये अभिक्रिया होगी, रूम टेम्परेचर पर, RT, R फॉर रूम, T फॉर टेम्परेचर। रवीना टंटन मत समझना कि R मतलब क्या, रूम, T मतलब टेम्परेचर, कमरे के ताप पर। अगर ऐसे कहा जाए तो यह अभिक्रिया नहीं होती है, कह लीजिए, या बहुत स्लो होती है। ये बात अलग है कि इसमें अगर स्पार्किंग, इलेक्ट्रिक स्पार्क कराया जाए तो अभिक्रिया हो जाएगी, लेकिन ऑर्डिनरी कंडीशन में सामान्य ताप पर नहीं होती है, यानी इसकी सांद्रता नहीं बदलती है। तो जब आप ग्राफ खींचेंगे तो एक ग्राफ बिल्कुल एक एक्स अक्ष के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी सांद्रता में कोई चेंजिंग नहीं होगी। चलिए तीसरी रिएक्शन पढ़ते हैं, और इसी रिएक्शन के बारे में बखूबी पढ़ा जाएगा किसमें भैया, केमिकल काइनेटिक्स में, इसी की स्टडी करना है। तो द रिएक्शन नाइदर टू फास्ट नॉर टू स्लो इज कॉल्ड द स्लो रिएक्शन, और मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं इसको। जैसे डिकम्पोजिशन हुआ N2O5 का, जब ये डिकम्पोजिशन इसका होगा, टेम्परेचर देंगे तो ये N2O5 में डिसोसिएट हो जाता है और हाफ O2, ये डिकम्पोजिशन अभिक्रिया है। मतलब नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को आप हीट किए तो इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, और इसमें डे यानी दिनों में, वर्षों तक का भी समय लग जाता है। तो ये टाइम डेज में भी हो सकता है। और इस कंडीशन में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ प्लॉट करने पर
मान लीजिए यह एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन होगी या थोड़ा सा कर्व भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस टाइप की है, लेकिन इतना क्लियर है कि यह एक्स अक्ष के पैरेलल स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, मतलब एक्स अक्ष के समांतर रेखा ना आएगी। या तो थोड़ा सा कर्व ऐसा हो सकता है या तो इस तरह स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। यह डिपेंड करेगी कि वो जवन होने वाली अभिक्रिया है ना वो कैसी है, उस पर निर्भर करेगी। किस पर निर्भर करेगी? जो अभिक्रिया हो रही है ना, जवन अभिक्रिया होती बा स्लो रिएक्शन, वो पर ही डिपेंड करी कि ये कर्व इस तरह से होगा कि स्ट्रेट लाइन होगी। तो सबको समझ में आ गया। अब हम आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं या स्लो रिएक्शन। मेन फोकस इसी पे कीजिएगा, मैंने लाल मार्कर चलाया है, रेड कलर। इसी रिएक्शंस के बारे में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो चलिए रफ कर देते हैं। नीरज जी के कमेंट पे इतना डिस्कस हुआ। अब देखिए नीरज जी, थोड़ा सा अगर आप लोग शॉर्ट स्किल लेना चाहते हैं तो बना दे रहा हूँ, आप ले लीजिएगा। मैं हट जा रहा हूँ, कैसे हटूंगा उसको मैं जानूंगा। टाइम कंसंट्रेशन, और मैं ग्राफ बनाया था कैसे कि डेफिनिट टाइम से 0 तक आने में, डेफिनिट कंसंट्रेशन से 0 तक आने में कोई समय नहीं लगा। ये रहा ग्राफ, देख लिए। और इस कंडीशन में ऐसा ग्राफ, इस कंडीशन में ऐसा ग्राफ। अब आप ले लीजिए शॉर्ट स्किन, नोट्स बनाते चलिए, वीडियो ना मिस करिएगा। तो ले लिए होंगे आप लोग शॉर्ट स्किन। अब मैं इसको रफ करता हूँ। नीरज जी बड़े होनहार स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा। पूछते रहे इसी तरह से कमेंट बॉक्स में जो टॉपिक न समझ में आए। इनके लिए पढ़ देता हूँ एक मैं चंद लाइनें कि मुश्किल है मगर करना चाहता हूँ, मुश्किल है मगर करना चाहता हूँ और किताबों के संग जुड़ना चाहता हूँ। मुश्किल है मगर करना चाहता हूँ, किताबों के संग जुड़ना चाहता हूँ। बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन हर मुश्किलों से लड़कर मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ। तो चलिए आज की नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर, या इसी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, दोनों चीजें हैं। या आप कहिए अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। तो अब पढ़ते हैं, देखिए कि ये क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसमें दर पढ़ते हैं, दर को प्रभावित करने वाले कारक और क्रिया विधि। तो पहला स्तंभ हमने उठा लिया है और अब पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे और मन से पढ़ेंगे। क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन, वेग क्या होता है? तो आप बताइए ना। आप वेग को फिजिक्स में पढ़े होंगे, फिजिक्स में क्या पढ़े हैं? पढ़े ये हैं कि जो एकांक समय में तय किया गया क्या विस्थापन, क्या एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है?
वेग। यहाँ अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग पढ़ना है। तो आइए स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया में कोई अभिकारक किसमें बदलता है? प्रोडक्ट में। जैसे मान लीजिए एक आर अभिकारक है, आर फॉर राहुल सर नहीं, रिएक्टेंट अभिकारक, और इधर ए रिएक्टेंट किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में। तो देखो भाई, आप जानेंगे कि जब एक पदार्थ दूसरे में बदलेगा तो ये कम होगा, अभिकार कम होगा ना। क्या होगा? कम होगा। और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। उत्पाद की सांद्रता क्या होगी स्टूडेंट? बढ़ेगी। जैसे एक कॉमन एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे आप जब गुड़ से भेली बनाते हैं तो मान लो ये कोई बर्तन है जिसमें आप कढ़ाई में से गुड़ को रखे होते हैं। ये मान लीजिए गुड़ है, ठीक है, और ये कोई बर्तन है जिसमें आप भेली बना के रखोगे थोड़ी देर बाद, तुरंत बनाओगे तो आपके हाथ की भी भेली बन जाएगी। इसलिए जब बनाएंगे तो देखो स्टूडेंट, अब मान लो ये जो गुड़ रखे हो ये अभिकारक है, ये जो भेली रखोगे, भेली थोड़ा बड़ी बड़ी, देखो ये इस आकार की, ये भेली हो गई। तो जब गुड़ से भेली बनाओगे तो आप बताओ क्या होगा? जैसे समय बीतेगी है गुड़ कम होगा, होगा ना भाई? क्यों स्टूडेंट? यस और नो? गुड़ कम होगा ना। अब भेली पहले शून्य थी, ये पहले एक को भेली ना, पूरा का पूरा क्या था? अभिकारक था। जैसे ही आप गुड़ से भेली बनाना शुरू किए, यानी एक भेली बन गई, चलो भैया एक तो बन गई थी, देवी देवताओं के लिए बनी, अब शुरू करिए अपने लिए बनाना। तो जैसे जैसे समय बीतेगी ये गुड़ कम होता जाएगा और ये भेली धीरे धीरे क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और ऐसी भी एक कंडीशन आ जाएगी कि है देखो ये सब खाली और है पूरा भर गया, भर गया इसे। तो यानी अभिकारक पूरी तरह से किस में बदल गया? उत्पाद में। तो इससे आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जैसे समय गुजरती है अभिकारक की सांद्रता कम होती है, और जैसे समय बीतती है उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। और यही पर यूनिट टाइम में इनकी सांद्रताओं में जो चेंजिंग होती है, जो परिवर्तन होता है, उसको क्या कह देते हैं? अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। समझ में आई? तो डिफिनीशन मैं बता देता हूँ। यानी एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की दर या वेग कहलाएगा। देखिए सांद्रता दोनों की बदल रही है, अभिकारक की भी उत्पाद की। अभिकारक की कम हो रही है और उत्पाद की बढ़ रही है। तो आगे मैं बताऊंगा कि अभिकारक की सांद्रता के पद में जब आप दर लिखेंगे तो ऋण चिन्ह लगाएंगे जो उसकी कमी को बताएगा, और उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन के पद में लिखोगे तो धन चिन्ह लगाएंगे जो उसकी वृद्धि को बताएगा। तो आगे की चीज़ें हैं। तो पहले आप ये समझ गए कि एकांक समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को ही अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहेंगे। यानी द चेंजिंग in concentration of reactants or products molecules with the per unit time is called the rate of reaction। तो मैं थोड़ा सा देखिए कि हेडिंग बना लीजिएगा, ये तो हमने समझाने का प्रयास किया, थोड़ी सी डिफिनेशन लिख देता हूँ, इसको मिटा दूँ। चलिए ओके चलिए लिखना शुरू करता हूँ। आप जानिए इसका दूसरा नाम, तो एक नाम भी मैं रब कर देता हूँ। हाँ, तो एक नाम भी मैंने रब कर दिया। चलिए अब लिखना शुरू करता हूँ डिफिनेशन। आप जानिए एकांक समय में, कितने समय में भाई? एकांक यानी यूनिट टाइम, एक सेकेंड,
एकांक समय में, एकांक समय में किसी अभिकारक, किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, एकांक समय में, ऐसे भी कह सकते किसी रासायनिक अभिक्रिया में, एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया की दर या वेग कहलाता है। अभिक्रिया का होने वाला परिवर्तन ही अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ये रही हिंदी में डेफिनेशन। तो हमने आपसे कहा है, चलिए इंग्लिश वर्जन बता देते हैं। द चेंजेज इन कंसंट्रेशन of reactants or products molecules with the per unit time is called the rate of reaction. The changes in concentration of reactant or products with per unit time is called the rate of reaction. Rate of reaction। ये रही डेफिनेशन। एकांक समय में फिर से बता देता हूँ, फिर आप शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिएगा, नहीं तो मैं साइड से बोल रहा हूँ, आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। यानी पर यूनिट टाइम में जो सांद्रता बदलती है, चाहे वो अभिकारक की बदले या उत्पाद की बदलेगी दोनों की, एक की कम होगी दूसरे की ज़्यादा होगी। तो कह सकते हैं एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की दर या वेग कहलाता है। द चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट विथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रही डिफिनेशन। या इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हो, द स्पीड आर वेलोसिटी, द स्पीड आर वेलोसिटी, द स्पीड आर वेलोसिटी, द स्पीड आर वेलोसिटी बाय व्हिच द रिएक्टेंट्स आर चेंजेज इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ, अब इसके फार्मूले को बताऊंगा, तो कर लीजिए। मैं अब इसको रफ करता हूँ। चलिए अब इसका फार्मूला अब क्या होगा, इसकी यूनिट कैसे करेंगे, सारी चीजें बताता हूं। फार्मूला रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की, ROR लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। R फॉर रेट, O फॉर ऑफ, R फॉर रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, की सांद्रता
में परिवर्तन और बटे उसी परिवर्तन में लगा समय, यानी परिवर्तन में लगा समय, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले पे थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूं। मान लीजिए कि एक अभिक्रिया है जिसमें ए अभिकारक किस में बदल रहा है, बी में बदल रहा है। मैं कहा हूं कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटेगी और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ेगी। इस नाते जब और जितना घटेगी अभिकारक, उत्पाद उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि गुण जितना कम होगा वैल्यू उतना बढ़ेगी ना। तो मान लीजिए डेल्टा टी समय में, अगर इसके रिस्पेक्ट में आप दर लिखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में, तो मान लीजिए T1 समय पर, कुछ समय T1, इसकी सांद्रता जो है वह एक्टिव मास ऑफ A1 है, और जैसे T2 समय होता है इसकी सांद्रता हो जाती है एक्टिव मास ऑफ A2। तो या आप ऐसे भी कह सकते हो, प्रारंभ में इसकी कुछ सांद्रता होगी और ये उत्पाद तो जीरो होगा। जब अभिकारक के रिस्पेक्ट में आप दर लिखोगे भाई, तो अभिकारक के रिस्पेक्ट में दर जब लिखी जाएगी तो ऋण चिन्ह लगेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन और डिसअपियरेंस, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, ए घटेगी और ये बढ़ेगा। तो जब आप रेट लिखेंगे तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, उसके बाद अगली वीडियो में एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में सारे कैसे लिखे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि T1 समय पर हमने कहा इसकी सांद्रता एक्टिव मास ऑफ A1 है, जैसे समय T2 होती है इसकी सांद्रता एक्टिव मास ऑफ A2 हो जाती है। तो अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस, आप जान जाइएगा, अभिकारक की सांद्रता के कमी के पदों में, क्या बोल रहा हूं, अभिकारक की सांद्रता की कमी के पदों में, अभिकारक की सांद्रता के कमी के पदों में, किसके पदों में, अभिकारक की सांद्रता के कमी के पदों में, बस शॉर्ट में लिखा हूं इसलिए आपको समझा रहा हूं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अभिकारक की सांद्रता के कमी के पदों में, इक्वल, आप जान रहे हो दर जो है नेवर बी नेगेटिव साइन, इसलिए A2 तो कम होगा भैया। क्यों कम होगा जान रहे हो, क्योंकि ये घटता है, तो अंतिम में से पहले को घटाएंगे तो ये ऋण में वैल्यू आएगी, क्योंकि यह कम है और जो घटने वाला है भैया वो ज़्यादा है, तो सीधी सी बात, इसलिए इसमें एक माइनस पहले से लगा देते हैं अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब आप परिवर्तन को जानते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं, माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ A अपॉन डेल्टा T, ये रहा फार्मूला। ये एक्चुअली एवरेज रेट है। क्या डिफरेंस होता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस में, आगे की टॉपिक में डिस्कस की जाएगी। बस यहाँ मेन फोकस है कि इसमें डिफरेंस है, ऋण चिन्ह लगाएंगे लिखते समय, और डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ए की सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा टी समय में परिवर्तन, ये रहा। अब इसी तरह से अगर T1 ही समय पर B की सांद्रता एक्टिव मास ऑफ B1 हो और T2 समय जैसे कुछ समय या बदल जाए, जैसे 2 सेकंड पे 0.4 मोल, फिर 4 सेकंड पे कुछ और हो जाए, तो T2 समय पर एक्टिव मास ऑफ B2 अगर हो तो रेट ऑफ अपीयरेंस यानी उत्पाद की सांद्रता वृद्धि के पदों में, जैसे ई कम होगा तो कमी के पद में लिख दिया, ये बढ़ेगा तो बढ़ोतरी के पद में लिखूंगा। रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या बोला, रेट ऑफ अपीयरेंस बोले तो उत्पाद की सांद्रता के वृद्धि के पदों में रेट ऑफ अपीयरेंस, यानी इसमें प्लस चिन्ह लगेगा, एक्टिव मास ऑफ B2 माइनस एक्टिव मास ऑफ B1 अपॉन T2 और माइनस क्या T2 क्या बोल रहा हूँ, एक्टिव मास ऑफ B2 माइनस एक्टिव मास ऑफ B1 अपॉन T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा डेल्टा B अपॉन डेल्टा T स्टूडेंट्स। ए रहा। एक चीज और बता देता हूँ, जाते जाते बता रहा हूँ, नोट करिएगा एकदम, जितने ही कम होगा उतने ही बढ़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब टोटल आप लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर। बोर्ड भैया छोटा है मेरा थोड़ा,
तो साथ में काम चला लेते हैं। ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। अब रेट ऑफ रिएक्शन बोले तो अभिक्रिया की दर, बोले तो अभिक्रिया की दर माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, जितना ही घटेगा और उत्पाद उतना ही बढ़ जाएगा, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, यानी गुणा जितना कम होगा वैल्यू उतने बढ़ेगी ने, बस वही बात, जितना अभिकारक कम होगा उत्पाद उतने बढ़ जाएगा, यानी दोनों कमी और वृद्धि की दर क्या होगी, बराबर होगी। कमी और वृद्धि की दर क्या होगी, बराबर होगी। यह रेट ऑफ रिएक्शंस है। तो सबको समझ में आ गया। आज की टॉपिक एंड करते हैं। अगली वीडियो में आपको अभिक्रिया की दर का मात्रक, उसका ग्राफी निरूपण, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तब तक के लिए मुझे विदाई दे दीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल सर्वोदय ग्रुप में आपके राहुल सर आप सभी का स्वागत करते हैं। आप लोग भारत के भविष्य हैं। लगे रहिए पढ़ाई में। धन्यवाद।